शुरुआत से डील करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ही लोगों को तो पढ़ाना है। तो चले देखिए, आज जो हम टॉपिक डील कर रहे हैं वो है आपके पास मेंडल्स इनहेरिटेंस के बारे में। मेंडल्स इनहेरिटेंस के बारे में देखिए, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, मेंडल जब तक जीवित थे तब तक मेंडल को कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिली थी। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो बाद में आपके पास जो इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो कुछ और साइंटिस्ट ने रीवेरीफाई किए और बाद में जाकर उनको रिकॉग्निशन मिली कि जेनेटिक्स या पर्टिकुलरली जो भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में तो सारी चीजें पहले मेंडल ही बता चुके थे। इसीलिए बाद में जाकर जो इस फील्ड में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसी वजह से उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल दिया गया। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इनका बर्थ ईयर। बर्थ डेट और बर्थ ईयर दोनों याद होना चाहिए। तो इनका बर्थ हुआ 22 जुलाई 1822 को। 22 जुलाई 1822 को इनका आपके पास बर्थ हुआ और जब इनकी डेथ हुई तो उस समय आपके पास जो ईयर था वो था 1884 के अराउंड में। ठीक है, तो इस समय वो मर गए। इसके बीच का जो समय है उसी में आपके पास इन्होंने बहुत सारे काम किए। देखिए, नॉर्मली जो आपके पास मेंडल थे, मेंडल आपके पास एक मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन थे। अब क्योंकि उस समय जॉब्स की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी थी तो आपके पास में जो मेंडल थे वो प्रीस्ट बन गए। जो चर्च है वहां पर आपके पास वो प्रीस्ट बन गए और वहां की देखभाल किया करते थे। तो वहां पर एक छोटा सा गार्डन था। गार्डन में उन्होंने बहुत ही छोटे से प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके इन्फ्रेंसेस निकली, उनकी कुछ कंक्लूजन्स निकली जिनके बारे में उन्होंने कुछ कुछ चीजें अपनी बताई। उनके बारे में मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात जो हमें ध्यान रखनी है कि मेंडल एक्चुअली में सक्सेस क्यों हुए और मेंडल के फेलियर के रीजन क्या थे वो हमें जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, कंसाइज सा टॉपिक है, लेकिन मैंने एवरी टाइम देखा है कि इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है। मैंने हमेशा कहा है ये जो सीरीज है ये आई 4 नंबर के लिए, एवरीडे एक 4 नंबर का क्वेश्चन हम जरूर पूरा डिटेल में कर लेते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, उसके बारे में जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, मेंडल जब जीवित थे और उनका जो वर्क था वो आपके पास नॉर्मली लोकली पब्लिश हुआ। याद करके चलना इस बात को, ठीक है। कारण कि लोकल ही पब्लिश हो पाया क्योंकि उस समय जो प्रिंटिंग मीडिया था ना वो बहुत अच्छा नहीं था। जैसा आज की डेट में मान लीजिए मैं एक रूम में इस समय एक कैमरा के सामने पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप मुझे देख भी पा रहे हैं, आप मुझे सुन भी पा रहे हैं। उस समय तो शायद ये पर्टिकुलर फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं थी। अब थोड़ा सा पीछे चलें तो अब आपके पास में जो फैसिलिटीज अवेलेबल थी वो ये था कि पेपर के ऊपर जो प्रिंटेड फॉर्म थी उसी को रीड किया जाता था, या उससे पहले कुछ पत्र हुआ करते थे, पत्रों के ऊपर बेसिकली आपके पास राइटिंग की जाती थी, भोजपत्र जिनको कहा जाता था। लेकिन सोचिए जिस समय मेंडल जीवित थे उस दौरान में तो शायद ऐसी चीजें अवेलेबल ही नहीं हो पाई होंगी। तो आपके पास में जो प्रिंटिंग हुई वो तो सिर्फ लोकल पब्लिकेशंस में हुई। अब लोकल पब्लिकेशन की एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन है, वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकता है, ज्यादा साइंटिस्ट तक नहीं पहुंच सकता है, ज्यादा रिसर्च वर्कर्स तक नहीं पहुंच पाता है। अब इसी वजह से मेंडल को कोई रिकॉग्निशन उस समय मिल ही नहीं पाई, क्योंकि लोकली पब्लिश डाटा की कोई वैलिडेशन नहीं मानी जाती है। इंटरनेशनल जर्नल्स में उसका बेसिकली पब्लिक को दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है रिकॉग्निशन के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है। चलिए, दूसरा पॉइंट जो आपके पास मेंडल के फेवर में नहीं गया वो था आपके पास ये पर्टिकुलरली एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन थे। अब सुनो, एक बायोलॉजिस्ट मैथमेटिशियन की बात को क्यों माने जब वो बायोलॉजी के बारे में बात करे? क्या उसको जानकारी नहीं है? उसको तो पूरी जानकारी है। तो यहां पर एक पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ चुका था कि मेंडल की बात को बिल्कुल ही नहीं माना जाएगा क्योंकि वो तो एक मैथमेटिशियन है। जब वो मैथमेटिशियन है और ये बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उनकी बातों को क्यों सुने? बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? देखिए, नॉर्मली अगर आप देखें, मान लीजिए आज की डेट में आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और कोई आईआईटी तैयारी करने वाला बच्चा आकर आपको यह बोले कि बायोलॉजी के अंदर इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, तो क्या आप उसकी बात को मानेंगे? शायद आप नहीं मानेंगे।
क्योंकि आपको मालूम है कि मैं बायोलॉजी बहुत समय से पढ़ रहा हूं और मेरी एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। वो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है या एनआईटी के लिए, जेई के लिए तैयारी कर, उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट रही होगी। तो यहां पर एक पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मैथमेटिशियन जो है वो मेंडल है और उनको ये सारी चीजें किसको रीड करवानी थी, वो तो बायोलॉजिस्ट को रीड करवानी थी। बायोलॉजिस्ट ने उस समय रीड करने से ही मना कर दिया, इसलिए उनके वर्क उस समय डिसरिकॉग्नाइज हो गए, माना ही नहीं किसी ने। अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट जो रीजन यहां से निकल कर आता है जिसकी वजह से मेंडल को बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन के लिए माना ही नहीं गया, वो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। अगर आपको पता है तो मुझे जरूर बताइए कि मेंडल का एक तीसरा पर्टिकुलरली रीजन रहा होगा जिसकी वजह से मेंडल को बिल्कुल रिकॉग्निशन नहीं मिली। मैं 1 मिनट आपके लूंगा, अगर आप में से किसी को पता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। पढ़ तो सबने लिया होगा, बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, +1 +2 में भी पढ़ा है आप लोगों ने, नीट की तैयारी के दौरान में भी पढ़ा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से मेंडल को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया, उनकी बातों को माना ही नहीं गया जो भी उन्होंने कहा। 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास में, सोच लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। मैं यही हूं, 2 तो मैंने आपको बता दिए कि आपके लोकली उनका डाटा पब्लिश हुआ और दूसरे वो मैथमेटिशियन थे जिसकी वजह से उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। और क्या चीज रही होगी उसके बारे में बताइए, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, नहीं आता है तो नो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से आपके पास इस चीज के बारे में बताने की ट्राई करूंगा। चलिए, बहुत सारे लोग तो शायद बता ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि पढ़ाई करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। सुनिए एक इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से मेंडल को डिस्कार्ड ही कर दिया गया कि उन्होंने क्या कहा, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि सुनिए, जिस समय में उनका जन्म हुआ और जिस समय में उनका मरण हुआ, उसी समय के बीच में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। साइंटिस्ट का नाम था डार्विन। सबने पढ़ा होगा, डार्विन विंचीज तो पढ़ी है। अब सोचिए कि डार्विन जो थे उसी समय एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उनके जो पर्टिकुलर कंक्लूजन्स या उनकी जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव थी वो बहुत सारे लोगों तक रीच कर गई, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुकी। तो इसी वजह से डार्विन की जो पर्टिकुलर थ्योरीज थी उस समय सारा का सारा वर्ल्ड डार्विन की ओर को ही एक तरह से देख रहा था। अब आपके पास हुआ क्या कि मेंडल जो आपके पास वर्क किया था वो तो पूरा डिसरिकॉग्नाइज ही हो गया, क्योंकि मेंडल के वर्क को तवज्जो मिल गई। याद करके चलना ये मेरी बात, क्योंकि डार्विन के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो आपके पास में लोगों तक ज्यादा रीच हो गए। अब सोचिए 1822 में, या मान लीजिए जब इसी समय में 1856 के अराउंड में और 1866 के अराउंड में जो मेंडल थे उन्होंने सारे के सारे डाटा को पब्लिश करना शुरू किया था। और उस समय आपके पास प्रिंटिंग मीडिया अच्छा नहीं था। डार्विन जो थे उनके पास पैसा था और उन्होंने बेसिकली क्या किया, इंटरनेशनल जर्नल्स को उठाया और वहां पर डाटा पब्लिश कराया, तो लोगों तक रीच बहुत ज्यादा हो गई। इसीलिए डार्विन के द्वारा जो भी बातें कही गई वो आपके पास मान ली गई उस समय, और आपके जो मेंडल थे उनके वर्क आपके पास माने ही नहीं गए। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा जिसकी वजह से मेंडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, उनकी थ्योरीज को डिस्कार्ड कर दिया। तुम बोलते रहो जो भी बोलना है, लेकिन कुछ पॉइंट तो ऐसे रहे होंगे ना जो मेंडल के फेवर में भी गए। अब क्या फेवर में गया, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो उनके फेवर में चला गया, देखिए क्या होता है, हमेशा जब आप समाज में कहीं पर रहते हैं तो आपको खाने और पीने की वस्तुएं चाहिए, रहने के लिए आपके पास घर चाहिए और सोशल इंटरेक्शन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिएगा, मेंडल जो थे वो तो प्रीस्ट थे, सबसे पहले जो उनकी जॉब थी वो तो प्रीस्ट थे तो मैथमेटिशियन, लेकिन आपके पास में प्रीस्ट के तौर के ऊपर वो चर्च में अवेलेबल थे। तो हुआ क्या कि चर्च के बैक साइड के ऊपर आपके पास गार्डन अवेलेबल था। गार्डन में उन्होंने एक पौधा ऐसा बीजा और उसके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च करना शुरू कर दिया और वहीं से उन्होंने इन्फ्रेंसेस निकाली। बिना कोई कॉस्ट लगाए हुए उन्होंने ये चीज की, क्योंकि खाने को तो सबको कुछ ना कुछ चीज चाहिए ना, वो वहीं पर उसको उगा रहे थे, खा भी रहे थे, मीन बाय भोजन भी मिल रहा था और साथ साथ में उनके एक्सपेरिमेंट भी चलते रहे। एक चीज तो उनके फेवर में जो ये चीज चली गई, सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव थे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग चर्चिज में आते हैं, उनके साथ वो इंटरेक्शन कर पाते, अपनी बातें साझा करते रहते थे, तो लोगों से आपके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीडबैक मिलती थी। उसी वजह से उन्होंने लगातार चेंजेस भी लाना शुरू कर दी, ये भी उनके फेवर में चली गई चीज। तीसरी चीज जो उनके फेवर में गई, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे, तो देखिए हुआ क्या होगा।
एक मैथमेटिशियन की एक खासियत होती है, एनालिटिकल स्टडीज वो बहुत बेटर कर पाता है। मान लीजिए आप आज की डेट में कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाएं तो आपको डाटा जो है वो टेबुलेटेड फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप उसको वापस से रीड करने हो या किसी को रीड करवाना हो तो आप आसानी से करा सकें। अब सोचिए मैथमेटिशियन के पास में इतनी तो कैपेबिलिटी रही ही होगी कि उसकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी थी। एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छा होने की वजह से डाटा फ्रेमिंग वो बहुत अच्छे से कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी को अगर बाद में उस डाटा को रीड भी करना हो तो उसको बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब सोचिए आज की डेट में जो एनसीईआरटी है आपके पास अवेलेबल है, तो आपको रेफरेंस की क्यों जरूरत पड़ती है? और मान लीजिए रेफरेंस के ऊपर भी आपको टीचर की जरूरत पड़ रही है पढ़ाने के लिए। उसका कारण यही है कि जब आपके पास चीजों को सिंप्लीफाइड नहीं किया जाता है तो लोग बोर हो जाते हैं। अब सोचिए अगर मेंडल भी बायोलॉजिस्ट की तरह सोचते तो वही अब आपके पास सारी की सारी जनता बोर हो जाती, उनकी चीजों को पढ़ा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। पढ़ने के लिए आपके पास में सिंप्लीफाइड वर्जन्स को लाना जरूरी होता है। मेंडल ने सिर्फ एक काम किया था, डाटा जो था वो पूरा का पूरा टैबुलेटेड फॉर्म में अवेलेबल करा दिया, जिसकी वजह से सारी चीजें अच्छी हो गई, लोगों को रीड करना भी आसान हो गया। लेकिन मैंने कहा ना कि फेलियर तो हर चीज का आता है, और मेंडल को सबसे बड़ा जो डिसरिकॉग्निशन मिला वो इसी वजह से मिल गया क्योंकि भैया वो बायोलॉजिस्ट नहीं थे। लेकिन अब हमें यह चीज देखनी है कि मेंडल को ने जो डाटा इकट्ठा किया वो डाटा किस चीज के ऊपर इकट्ठा किया। तो देखिएगा एक पर्टिकुलर प्लांट वो है आपके पास गार्डन पी। गार्डन पी को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। जो भी एक्सपेरिमेंट उनके थे उसके लिए उन्होंने किस चीज की सिलेक्शन की है? वो है गार्डन पी की, दैट इज पाइसम सैटिवम। हमने सबने पढ़ा हुआ है दैट इज पाइसम सैटिवम के बारे में, दैट इज अ गार्डन पी। अब एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि भैया ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने पाइसम सैटिवम को ही आपके पास एक्चुअली में एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स के लिए लिया। कुछ ना कुछ तो पाइसम सैटिवम के कुछ पर्टिकुलर फीचर रहे होंगे ना, जिसकी वजह से उन्होंने इसी को सिलेक्ट किया। अब देखिए वो सिलेक्शन क्यों की गई तो उसके लिए इंपॉर्टेंटली हमें देखना है। देखिए पहला पॉइंट जिसकी वजह से पाइसम सैटिवम को उन्होंने सेलेक्ट किया, देखिएगा इस प्लांट की जो शेल्फ लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ जो है वो आपके पास बहुत ही ज्यादा शॉर्टर है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 वीक की। अब इससे क्या फायदा हुआ? देखिए पौधा आपके पास अवेलेबल है, पौधे को आप बेसिकली 3 से 4 वीक में पूरा का पूरा स्टडी भी कर सकते हैं, और उससे अगली आने वाली जो पर्टिकुलर प्रोजेनीज है इन द फॉर्म ऑफ सीड आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगी। अब एक पॉइंट तो ये है कि सीड अवेलेबिलिटी या अगले आने वाली जो पर्टिकुलर जनरेशन के जो फीचर्स होंगे वो भी आप आसानी से देख पाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है? शेल्फ लाइफ आपके पास बहुत ही ज्यादा छोटी है। अब सोचिए मान लीजिए मेंडल कोई एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे करने की ट्राई करता, तो ह्यूमन की एवरेज जो पर्टिकुलर स्पैन ऑफ लाइफ है वो तो 71 से 72 ईयर है। तो मान लीजिए अगले आने वाले जो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग्स होंगे और उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे और इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन में आने वाले जो पर्टिकुलर फीचर्स होंगे, मेंडल ऐसा कैसे कर पाता? क्योंकि उनकी भी तो एवरेज एज कितनी होती? 72 ईयर ही। तो उनको कोई ऐसी चीज चाहिए थी जहां पर पर्टिकुलर जनरेशन टू जनरेशन को स्टडी करने में आसानी होती। तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई, सैंपल साइज बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो दूसरी चीज जो उनके फेवर में चली गई वो है सैंपल साइज का बहुत ही ज्यादा होना, बड़ा होना। क्योंकि देखिए उनको स्टडी करना है ना, तो देखिए एक वैलिडेशन तभी मिल पाती। अब मान लो कोई दवाई आप बेसिकली एक व्यक्ति को दे देते हैं, उसको फर्क पड़ गया, मान लीजिए अब वही दवाई आपने 10,000 लोगों को दे दी और सबको फर्क ना पड़े तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास फुल प्रूफ एक तरह से एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को यह बता पाएं कि जो मेरे द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो मैंने फुली वेरीफाई किए हैं, इतनी पॉपुलेशन के ऊपर मैं ये चीज कर चुका हूं। तो सैंपल साइज जितना बड़ा होता उतना ज्यादा बेटर होता। अब देखिए सैंपल साइज यहां क्यों बेटर आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सीड्स तो एक पौधे में बहुत ज्यादा लगते हैं, तो आने वाली जनरेशन का नंबर जो होगा वो भी तो बहुत ज्यादा होगा। यह एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर जिसकी वजह से उन्होंने इसी प्लांट को सेलेक्ट किया, चलिए वो तीसरा फीचर आपको क्या नजर आएगा? देखिए किसी भी प्लांट में एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा होनी चाहिए, वो है आपके पास सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड इज
क्रॉस फर्टिलाइज, मान लीजिए कोई प्लांट एक साथ ये दोनों की दोनों फर्टिलाइजेशन शो कर पाए, तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो आपको चीजें नजर आएंगी और जो उसके इन्फ्रेंसेस नजर आएंगे वो आपको ज्यादा बेटर नजर आएंगे, क्योंकि आपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कराकर देख ली है और आपने क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कराकर देखी हुई है। तो जो आप टेबुलेटेड फॉर्म में डाटा प्रेजेंट करेंगे ना, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से भी आपने आपके पास प्रेजेंट किया होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन से, तो लोगों को ये आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा कि हर एक चीज उन्होंने बहुत ही आसानी से और वेरीफाई कर की हुई है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो सकती है जिसकी वजह से ये हुआ। चौथा पॉइंट जो उनके फेवर में चला गया, आप समअप करते चलिएगा इन पॉइंट को, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने एक ही जगह पर बताने की ट्राई की। चौथा पॉइंट जो सबसे बड़ा पॉइंट उनके फेवर में गया कि जो है ये प्लांट जो है वो डॉर्मेंसी शो नहीं करता है। अब इसको मार्क कर लीजिएगा, ये स्टार मार्क पूरा का पूरा, ठीक है। क्यों? देखो एक बात समझो, कोई पौधा अगर मान लीजिए डॉर्मेंसी शो करता है, तो डॉर्मेंसी का मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर एक ही सीजन में आपको वो पौधा नजर आएगा, दूसरे सीजन में वो आपको नजर नहीं आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही आप उसके बारे में स्टडी कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक पौधा ऐसा है जो डॉर्मेंसी ही शो नहीं कर रहा है, उसके सीड भी डॉर्मेंसी शो नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल मैं पूरे के पूरे इस पौधे के ऊपर एनालाइजेशन भी कर सकता हूं, उसके ऊपर इंटरप्रिटेशंस भी निकाल सकता हूं, इन्फ्रेंसेस भी निकाल सकता हूं। पूरी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए ऐसा ही पौधा सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो पूरे वर्ष आपके साथ में उस एक्सपेरिमेंट में साथ दे पाए। ऐसा नहीं कि कुछ एक सीजन में आपको अवेलेबल हुआ उसके बाद अवेलेबल नहीं है। तो यह चीज आपको ध्यान कर चलना, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो ये 4 पॉइंट आप किसी भी तरह से समराइज कर लीजिए, आपको वहीं तक लेकर जाएंगे, ठीक है। अब चलिएगा, मेंडल के द्वारा जो सारे के सारे पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर दिए गए, उनमें जो आपके पास में लॉज उन्होंने निकाले उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, मेंडल के द्वारा 3 लॉ बताए गए। देखिए, जबकि आपके पास जो लॉज ऑफ जेनेटिक्स है वो सिर्फ 2 है। एक बात याद रखिएगा, मैं अब जो बात बोल रहा हूं, मेंडल के द्वारा 3 लॉज बताए गए, जबकि रूल्स ऑफ जेनेटिक्स के अकॉर्डिंगली लॉ सिर्फ 2 ही हैं। अब उसका कारण क्या है? हम मेंडल के बारे में पढ़ रहे, तो हम मेंडल के बारे में बात करेंगे। तो मेंडल ने 3 आपके पास लॉज के बारे में बताया था। पहला था आपके पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक आपके पास सेकंड आपके पास आया, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड हो गया। और तीसरा आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो कितनी अच्छी चीज हो गई, मेंडल के द्वारा 3 ही आपके पास लॉ बताए गए, जबकि ओवरऑल आज की डेट में सिर्फ 2 ही वैलिड रूल्स हैं या लॉज हैं। एक सेकंड आपके पास और एक आपके पास जो तीसरा मैंने यहां पर लिखा है। मीन बाय मेंडल के द्वारा जो ये पहले वाला लॉ दिया गया था, इसके ऊपर लोगों ने क्वेश्चन उठा दिए और उन क्वेश्चंस को उठाने के बाद में इस पर्टिकुलर लॉ को पूरी वैलिडिटी नहीं मिल पाई। क्या हम इसको यूज नहीं करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं, लेकिन उसको लॉ की फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है कि हम ये पूरी तरह से, लॉ का मतलब होता है अब इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन आपके पास, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट कुछ सर्टेन साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए, उन्होंने ये मान लिया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है पूरी तरह से वैलिड नहीं माना जा सकता है। लेकिन मेंडल के द्वारा जो ये 2 पर्टिकुलर लॉज हैं, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये टोटली वैलिड है। मेंडल के इन्हीं 2 लॉज की वजह से मेंडल को आपके पास फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दे दी गई, उनके इसी वर्क की वजह से। याद करके चलिए। तो देखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं, देखिए आपकी जो कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी के लिए, हो सकता है आपके जिंदा रहते हुए भी लोगों को पता ना लगे। जब आप जाएंगे ना, और जो आपने पर्टिकुलर इस समाज को दिया होगा, समाज आपको याद रखेगा, चाहे वो छोटी ही कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन आपके पास किसी ना किसी व्यक्ति के लिए आपको करते रहने चाहिए। अब सोचिए, मेंडल मर गए, मरने के 16 साल के बाद में 1900 में, याद करके चलिएगा कौन से ईयर, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए और वो अलग अलग देशों के साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डिवेरिज, ह्यूगो डिवेरिज। सेकंड नाम जो थे आपके पास में, वो थे पर्टिकुलर शेरमैग। देखिए, ह्यूगो डिवेरिज, शेरमैग, एक साइंटिस्ट और थे, कोई नाम बता सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
तीसरे साइंटिस्ट जिन्होंने एक्चुअली में मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। अगर वो डिस्कवर नहीं करते ना तो मेंडल को कभी भी फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि ना मिलती। बच्चों प्लीज काइंडली कमेंट करिए, बताइए वो तीसरा साइंटिस्ट कौन है। चलिए मैं ही बता देता हूं, उसका नाम है कॉरेंस। ये 3 साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डिवेरिज, शेरमैक और आपके पास में कॉरेन। अगर इन्होंने मेंडल के द्वारा जो कहे गए एक्सपेरिमेंट थे, जिस तरह से उन्होंने कहे थे, टेबुलेटेड फॉर्म में डाटा आपको मिल चुका था, उसी तरह से वो एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने एक चीज का एहसास किया कि मेंडल के द्वारा जो चीजें कही गई हैं वो पूरा का पूरा समाज के अंदर ऐसी चीजें पहले बिल्कुल नहीं कही गई थी। तो याद करके चलेगा 1901 में, याद करना मैंने फिर से वर्ड क्या कहा, 1900 में उन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को और आपके पास 1901 में आपके पास वापस से जितना डाटा था मेंडल का और इन पर्टिकुलर साइंटिस्ट का उसको पब्लिश किया गया। अब हुआ क्या यहां पर फायदा यह हुआ कि यह डाटा इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुआ, लोगों तक पहुंचा, लोगों ने आपके पास उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ कंक्लूजन्स बताए और यह आपके पास फर्क चीज हो गई कि मेंडल के द्वारा और जो पर्टिकुलर इन 3 साइंटिस्ट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है वो समाज के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर पूरी तरह से आपके पास जेनेटिक्स का सोचने का नजरिया ही चेंज करने के लिए आपके पास लाई गई थी। याद करके चलना, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब चलेगा इन लॉज के बारे में, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे क्या। देखिए मेंडल के द्वारा एक बात कही गई थी और वो क्यों कही गई उसका भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए मेंडल ने क्या कहा था, जो ये पी प्लांट है, इस पी प्लांट में उन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया। क्या किया जी? 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर जो थे उनको सिलेक्ट किया और इन कैरेक्टर के उसने पर्टिकुलर एक्सप्रेशन भी देखे। लेकिन देखिएगा जो उसको एक्सप्रेशन देखे उसने अपने सोच समझ के हिसाब से वो चीज बताई। देखिए उन्होंने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे वो कैरेक्टर क्या सेलेक्ट किया, पहला सेलेक्ट कर लिया कि हाइट ऑफ द प्लांट क्या हो सकती है, एक, ठीक है। अब उन्होंने हाइट का मतलब क्या, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात करते हैं कि वो लंबा है, तो हमने ये तो नहीं बोला ना कि उसकी हाइट है, हमने ये बोला उसकी लंबाई है। तो लंबाई तो बेसिकली किसका फीचर हुई, हाइट का एक एक्सप्रेशन हुआ। अब जब हाइट का एक्सप्रेशन हुआ तो क्या वो कैरेक्टर हुआ? नहीं, याद करके चलना, वो कैरेक्टर का एक एक्सप्रेशन है और कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को हमेशा ट्रेट कहा जाता है। वर्ड क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। मेंडल के द्वारा ट्रेट वर्ड यूज नहीं किया गया, ये उनका एक डिफॉल्टेड पॉइंट है, याद करके चलिए। मेंडल हमेशा वर्ड क्या यूज करता था? कैरेक्टर। कैरेक्टर तो ये है हाइट ऑफ द प्लांट। उन्होंने क्या बोला, हाइट ऑफ द प्लांट जो वो 2 ही तरह की हो सकती है, या तो बेसिकली प्लांट लंबा होगा, टॉल होगा, या तो आपके पास में वो ड्वार्फ होगा। अब एक बात ध्यान रखना, मान लेते हैं मैं अभी यहां पर खड़ा हुआ हूं, मान लेते हैं कोई छोटी हाइट का व्यक्ति मेरे से पीछे खड़ा हो जाए, तो क्या वो आपको दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मेरी लंबाई ज्यादा है, उसकी लंबाई कम थी और मैंने उसको ढक लिया। लेकिन मान लीजिए आप अगर मुझे सामने से ना देखें और किसी पर्टिकुलर एक एंगल पर जाकर देखना शुरू कर दें, मान लेते हैं वो 90 डिग्री का एंगल हो गया इस समय, तो अगर आप वहां से देखना मुझे शुरू करेंगे तो यह भी तो हो सकता है मैं भी दिखाई पड़ूं और बेसिकली जो मेरे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी दिखाई पड़े। ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेंडल के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए थे वहां पर जीन की लिंकेजेस के बारे में उसको कोई भी चीज नहीं मिली। अब अच्छी बात है, मेंडल को अगर चीजें नहीं मिली तो उसने उसके हिसाब से अपने पर्टिकुलर कुछ इन्फ्रेंसेस बता दिए। अगर उसको चीजें नजर आती डिफरेंट टाइप में तो वो कुछ और तरह से आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताता। लेकिन अब देखिए हुआ क्या, मेंडल को इसका मतलब यह हुआ कि एक पर्टिकुलर जो जीन है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर है और उस जीन का एक्सप्रेशन उसी पर्टिकुलर प्लेस पर डिफरेंट है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि ये हाइट ऑफ द प्लांट है, तो हाइट ऑफ द प्लांट उन्होंने कहा कि ये कंट्रोल की जाती है अ पेयर ऑफ फैक्टर से। वर्ड याद करिएगा,
क्या बोला? हाइट को कंट्रोल करने के लिए अब पेयर ऑफ फैक्टर है, फैक्टर को कभी वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि ये फैक्टर क्या होता है। इस वजह से आपके पास मेंडल को एक तरह से ड्रॉबैक सहना पड़ा, क्योंकि मान लीजिए आप कोई वर्ड कहते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन तो आपके पास होनी चाहिए ना। अब वो ये भी कह रहे हैं कि आपके पास इस हाइट को कंट्रोल करने के लिए पेयर ऑफ फैक्टर है, फैक्टर नहीं है, पेयर ऑफ फैक्टर है। अब पेयर ऑफ फैक्टर क्या काम करता है वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनका सिर्फ ये मानना था कि आपकी बॉडी के अंदर या मीन बाय पाइसम सेटिवम की बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलरली आपके पास ऐसी चीज है सेल के अंदर जो पेयर्ड फॉर्म में रहती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कभी ना कभी ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन वो फैक्टर क्या था वो कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। बाद में जाकर एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का नाम था जोहानसन। साइंटिस्ट का नाम क्या है? जोहानसन। जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने फैक्टर टर्म को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया और उन्होंने कहा यह चीज क्या होती है? जीन है, और जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो उन्होंने बाद में एक्सप्लेन की। याद करके चलना इस बात को, मेंडल को जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से नुकसान सहना पड़ा उनको भी कि भैया इतने समय तक उनका वर्क रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाया, और जिन लोगों ने रीड भी किया बाद में जाकर क्वेश्चन मार्क्स लगाना शुरू हो चुके थे। ये याद करके चलिएगा। तो याद करके चलना, हाइट जो है उस हाइट का जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है वो हमें पता लग गया है कि आपके पास क्या चीज है, या तो वो लंबा होगा या तो वो आपके पास प्लांट छोटा होगा। अब सोचिएगा, उन्होंने कहा था कि जो एक्सप्रेशन आता है वो एक्सप्रेशन या तो आपके पास डोमिनेंट होता है या तो रिसेसिव। तो टॉलनेस को उन्होंने कहा कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, ट्रेड नहीं बोला है उन्होंने, वर्ड याद करके चलना। लेकिन हमें याद रखना ये चलना है कि हाइट इज द कैरेक्टर एंड एक्सप्रेशन ऑफ दिस हाइट इज अ टॉलनेस एंड अ ड्वार्फनेस। याद करके चलना। तो उन्होंने कहा कि टॉलनेस जो है वो आपके पास में एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और ड्वार्फनेस जो है एक रिसेसिव कैरेक्टर होगी। ये चीज ध्यान करके चलिएगा। तो एक कैरेक्टर उन्होंने ये सेलेक्ट किया। सेकंड था फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर। तो उन्होंने कहा कि आप क्या फ्लावर का भी पर्टिकुलरली एक कैरेक्टर होता है। फ्लावर का क्या कैरेक्टर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ट्रेट वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, जो मेंडल ने कहा मैं वो बात कह रहा हूं। तो फ्लावर का पर्टिकुलर एक कलर है जो डोमिनेंट नजर आता है, वो आपके पास पर्पल, और जो रिसेसिव है वो है आपके पास व्हाइट। एक हो गया। चलें, तीसरा कैरेक्टर आपके पास आया, दैट इज द फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन है तो उन्होंने क्या कहा, एक्सिलरी जो पोजीशन होती है वो डोमिनेंट होती है ओवर द टर्मिनल, टर्मिनल पोजीशन। ये हो गया जी। उसके बाद चौथा आ गया आपके पास कैरेक्टर, वो है आपके पास जो आपके पास पर्टिकुलरली ये सीड्स होते हैं वो एक छिलके में बंद होते हैं, उस छिलके को क्या कहा जाता है? पॉड। तो आपके पास आया पॉड का पर्टिकुलर कलर। तो पॉड का जो कलर आपके पास डोमिनेंट था वो था आपके पास ग्रीन, और येलो जी थी वो थी आपके पास रिसेसिव। ये भी याद हो गया। उसके बाद पांचवा नंबर, ठीक है जी, दैट इज दी पॉड शेप कैसी है, पॉड की शेप कैसी है। तो पॉड की शेप अगर हम कहेंगे तो है इन्फ्लेटेड, फूला हुआ होना चाहिए। और आपके पास अगर वही चीज कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो हम कहेंगे कि वे सिकुड़ गया है। सिकुड़ने को हम वर्ड क्या यूज करते हैं? सिकुड़ने के लिए हम रिसेसिव कैरेक्टर मान के जाए। तो डोमिनेंट हुआ इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड हुआ या सिकुड़ा हुआ जो आपके पास में पर्टिकुलर छिलका होगा उसको हम बेसिकली कॉन्स्ट्रिक्टेड कहते हैं। तो आपके पॉड की शेप भी पता लग गई। अब लास्ट बच गया, दैट इज सीड। तो सीड का एक कलर है और सीड की एक शेप है। सीड का कलर जो डोमिनेंट है वो है आपके पास येलो, और आपके पास जो पर्टिकुलर रिसेसिव है वो है आपके पास ग्रीन। क्लियर? सीड की शेप, तो राउंड सीड को कहा उसने बेसिकली डोमिनेंट कैरेक्टर है, और आपके पास राउंड की जगह पर अगर आपके पास कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गई तो वो हो गई बेसिकली आपके पास कि रिंकल है, मान लीजिए राउंडेड नहीं है। कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए यहां पर एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज किया गया था, दैट इज रिंकल्ड फॉर्म है। क्लियर? तो याद करके चलना है, ये आपका रिसेसिव फीचर हुआ। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जरा आप क्या ध्यान दीजिए। एक आपके पास में फ्लावर की हाइट थी, दूसरा आपके पास में पॉड के बारे में उसने बात की, तीसरा उसने फ्लावर के कलर या उसके पर्टिकुलरली पोजीशन के बारे में बात कर ली, पॉड की शेप के बारे में उसने बात की, पॉड के कलर के बारे में बात की, सीड के कलर के बारे में बात की, सीड की शेप के बारे में बात की।
अभी तो विजिबल हूं वापस से। हाँ जी, मैं विजिबल हूं, मुझे भी नजर आ रहा है। शायद पीछे कुछ गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, आज कुछ टेक्निकल इश्यूज है, कल से हम इसको पक्का से रीएडजस्ट कर लेंगे। तो याद करके चलिएगा, जो 7 कैरेक्टर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। अब आपको जब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा ना नीट के, तो आपको क्वेश्चन पता है कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से सभी के सभी कैरेक्टर के बारे में मेंडल ने बताया, एक्सेप्ट, वर्ड एक्सेप्ट ऐड कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको ये पर्टिकुलर याद ही नहीं होगा कि कैरेक्टर कौन सा है, उसका डोमिनेंट पर्टिकुलर ट्रेट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, तो कैसे मानेंगे? अब याद करके चलिएगा, मेंडल के द्वारा जो ये कैरेक्टर बताए गए थे वो आपके पास पर्टिकुलर एक जीन के उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से बताए गए। मल्टीपल जीन एक्सप्रेशन के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं था, और अच्छी बात थी कि इस प्लांट के अंदर ऐसे कोई एक्सप्रेशन देखे भी नहीं गए, इसलिए जो उनको दिखा उसके बारे में उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। तो यह चीज हमें ध्यान रखकर चलनी है। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऐसे मान लो आप मुझे देखें तो इस समय आपको मेरी हाइट क्या लग रही है? कोई व्यक्ति कहेगा मैं लंबा हूं, कोई ये भी तो कह सकता है ज्यादा लंबा नहीं हूं, कोई ये कहेगा ये छोटे हैं हाइट में, सब कुछ कहा जा सकता है। ये तो दूसरे के देखने वाले का एक पर्सनल पर्सपेक्टिव होगा कि आप जब दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो आप उसको क्या समझते हैं, कि उसका एक्सप्रेशन कैसा है, क्या वो लंबा है या वो आपके मतलब मीडियोकर जैसी हाइट का है, या बहुत ही छोटा है या छोटा है। तो देखिए बहुत सारे मीडियोकर टाइप के आपके पास कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन मेंडल के द्वारा सिर्फ 2 ही तरह के एक्सप्रेशन के बारे में बात की, एक तो आपके डोमिनेंट है और एक भैया रिसेसिव है। टॉल कितना होता है वो तो नहीं बता सकते ना, कि मान लीजिए मैं ये कह दूं कि ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर 5 फीट 7 इंच जो है आपके पास में मेल की एवरेज हाइट होनी चाहिए। अगर जब हम ये बात करते हैं कि मेल की एवरेज हाइट 5.7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 5 फीट 6 इंच का है तो आप उसको छोटा कहना शुरू कर देंगे क्या? ऐसा तो नहीं हो पाएगा कभी भी, पॉसिबल है ना। अब क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है तो उस व्यक्ति का जो आपके पास सोच है उसके हिसाब से वो मानेगा कि कहीं ना कोई टॉल है कि ड्वार्फ है। इसका वो मेंडल के द्वारा जो भी चीजें कही गई, जो डोमिनेंसी और रिसेसिवनेस के बारे में वो बात करता था, वो आपके यहां पूरी तरह से इनवैलिड हो जाएंगी, याद करके चलिए। और इसी वजह से मेंडल का जो पहला रूल था, पहला लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो आपके पास इनवैलिड हो गया। याद करके चलना इस बात को, क्योंकि हम ये कभी नहीं मान पाएंगे कि टॉलनेस जो वो बात कह रहा था कि हाइट ऑफ द प्लांट जो टॉल है और आपके पास वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, और वो जो बेसिकली ड्वार्फनेस है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर, कैसे मान ले? मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो दूसरे व्यक्ति के पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, चेंज है। मेरी बात शायद समझ आ रही होगी आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाहता हूं। चलिए अब देख लेते हैं फिर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक्चुअली क्या हुआ। तो मैंने अभी कहा ना कि जो टॉल प्लांट है वो आपके पास डॉर्फ प्लांट के एक्सप्रेशन को नहीं आने दे रहा है। मैंने अभी तो कहा था मैं लंबा हूं, मेरे पीछे कोई व्यक्ति आपके पास छोटी हाइट का खड़ा हो गया, तो क्या वो आपको नजर आ रहा है अभी सामने से? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी हाइट वाले का एक्सप्रेशन बड़ी वाली हाइट के व्यक्ति की वजह से नहीं आ पाया, इसलिए बड़े वाले व्यक्ति को हमेशा हम डोमिनेंट कहना शुरू कर देते हैं। ये हमें चीज याद करनी चाहिए। लेकिन अगर एंगल चेंज कर दिया जाए या जीन के बीच की इंटरेक्शंस आपके पास बहुत सारी हो जाएं, तो ये हो सकता है कि वो पर्सपेक्टिव भी आपको चेंज होता हुआ नजर आए, इसीलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरी तरह से वैलिड नहीं है। अब एक चीज यहां पर और क्या ध्यान देनी है, ध्यान यह देना है कि जीन जो होते हैं वो ऑलवेज पेयर्स में होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर क्या ध्यान देनी है, देखिए मेंडल के द्वारा जीन तो वर्ड यूज ही नहीं किया गया था, मेंडल ने तो क्या वर्ड बोला था? फैक्टर्स होते हैं। अ पेयर ऑफ फैक्टर इज कंट्रोलिंग अ वन कैरेक्टर, अ पेयर ऑफ फैक्टर इज कंट्रोलिंग अ वन कैरेक्टर। और कैरेक्टर तो उनके अकॉर्डिंगली टॉलनेस भी है और कैरेक्टर उनके अकॉर्डिंगली ड्वार्फनेस भी है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं टॉलनेस को बताने के लिए एक पर्टिकुलर लेटर बता देता हूं, तो उसने कहा कि कैपिटल लेटर जो है वो हमेशा डोमिनेंट फॉर्म के बारे में बताएगा, और उसका जो पर्टिकुलर रिसेसिव पार्ट है वो आपके पास स्मॉल लेटर से हम डिनोट कर दें। तो उसने क्या कहा था कि एक कैरेक्टर को आपके पास कंट्रोल करने के लिए पेयर ऑफ फैक्टर होता है, तो टॉलनेस को कंट्रोल करने का एक पेयर ऑफ फैक्टर होगा यहां पर। तो ये तो मैंने एक ही लिखा है, इसको मतलब एक और होगा, अब पेयर ऑफ फैक्टर हो गया या पेयर ऑफ जीन, तो यहां भी सेम ही होगा।
अब पेयर ऑफ जीन या पेयर ऑफ फैक्टर हो गया जी। यहां पर मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर ही है, जॉनसन के अकॉर्डिंगली आपके पास जीन हो जाएगा वर्ड। अब एक बात याद करके चलिए, क्या याद करना है, देखो जरा क्या याद करेंगे। एक वर्ड आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, उसको कहा जाता है अलील। वर्ड क्या यूज करते हैं, दैट इज अलील्स। अब ये अलील क्या होते हैं, अलील का मतलब होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। वर्ड क्या यूज करते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। अब इससे क्या समझे, अल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ, उल्टा ना। तो मान लीजिए अगर ये है तो ये हुआ आपके पास एक पर्टिकुलर अलील। अब इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगी अलील की, वो हुई आपके पास स्मॉल टी। तो इसका पर्टिकुलरली आपके पास में अल्टर्ड पार्ट है ये, याद करके चलिएगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम कैसे समझेंगे, समझने का सबसे कॉमन तरीका ये है, अलील को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन है। तो इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हुई, जो आपके पास रिसेसिव वाले कैरेक्टर को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहां पर एक चीज याद करके चलिएगा, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि यहां पर कैपिटल टी है और यहां पर एक स्मॉल टी ऐड कर देता हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास में ये पेयर है, बस इसके अलावा बात नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है ये, ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जा सकता, या इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है ये यूज नहीं करेंगे वर्ड, ये ध्यान रखिएगा। हम डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर के हिसाब से ही चीजों के बारे में बात करते हैं, तो ये चीज हमें ध्यान रखकर चलनी है। अब चलिए एक चीज और के बारे में बात कर लेते हैं, जो एक और इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या चीज है, एक वर्ड और होता है, वर्ड है अलीलोमॉर्फ। क्या होता है फिर, वर्ड पे ध्यान दीजिए, सेकंड वर्ड है अलीलोमॉर्फ। क्या होगा, अलीलोमॉर्फ। एक देखिएगा वर्ड क्या यहां पर ऐड हुआ है, अलील्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहर से देखना, एनाटॉमी का मतलब इंटरनली देखना। अलील जो है वो बाहर से देखने पर डिफरेंट तरह के नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड कहा था, मैंने कहा था कोई व्यक्ति टॉल है, आप कैसे पता करेंगे कि उसकी कितनी हाइट है, इसका मतलब आप अपनी पर्टिकुलर परसेप्शन के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कौन टॉल है और कौन ड्वार्फ है। अब यहां पर भी जरा ध्यान दीजिए, जब अलीलोमॉर्फ वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए पेयर ऑफ फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक कहा कि ये टॉल है, ये आपके पास कैपिटल लेटर से डिनोट किया तो ये डोमिनेंट पार्ट हुआ, इसके साथ मान लीजिए दूसरा अलील लगा दीजिए, तो आपके पास इन दोनों का एक्सप्रेशन टोटली ही डोमिनेंट आएगा। ये तो 100% आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ। और वही चीज मान लीजिए इस कैपिटल टी के साथ मैं स्मॉल टी लिख देता हूं, तो आपके पास इसका पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन है वो भी 50% है, ये भी आपके 50%। लेकिन जब आप पर्टिकुलर प्लांट की मॉर्फोलॉजी देखोगे तो वह तो आपके पास टोटली डोमिनेंट ही आपके पास नजर आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने कहा जीन लोकस सेम है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही पड़े हुए दोनों के दोनों अलील हैं। तो ये पर्टिकुलर अलील इस पर्टिकुलर अलील के एक्सप्रेशन को आने ही नहीं देता है, इसीलिए आप यहां पर भी वर्ड क्या यूज करेंगे, ये भी 100% क्या हुआ, टॉल ही है। लेकिन एक बात है यहां पर हमने कहा था ना ऑन एन एवरेज 5.7 आप मान के चलिए कि इंडिया के अंदर मेल की हाइट होती है 5 फीट 7 इंचेस, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बता रहा हूं। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति 6 फीट 3 इंच का हो जाए तो आप उसको टॉल कहेंगे क्या, आप ये वर्ड थोड़ी यूज करते हैं, आप कहते हैं टॉलर है। अब टॉलर का मतलब क्या हुआ, 100% डोमिनेंसी है कि अब इससे ज्यादा लंबाई आप शायद सोच नहीं पा रहे हैं। अब मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये वाला, ये टॉल है और ये ड्वार्फ वाली अलील है, टॉल वाले अलील ने ड्वार्फ वाले अलील को सप्रेस कर दिया, नजर तो अभी भी लंबाई आ रहा है। क्यों, क्योंकि 5 फीट 7 इंच तो अभी भी उसकी हाइट है, लेकिन आप उसको टॉलर नहीं बोल रहे हो, आप उसको टॉल ही हो रहे हैं कि लंबाई ज्यादा है। ये याद करके चलिएगा ये चीज। अब एक एक्सप्रेशन और भी हो सकता है, क्या, एक स्मॉल टी था और एक स्मॉल टी था, ये रिसेसिव वाला कैरेक्टर लेकर आए, क्या आपके पास इसके अलावा कोई और पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बन सकता है? तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ में अलीलोमॉर्फ हुए। याद करके चलिए, मॉर्फोलॉजी देखने में डिफरेंट नजर आई। यहां पर मॉर्फोलॉजी टोटली 100% डोमिनेंसी है, यहां पर आपके यहां 50% डोमिनेंट है, 50% आपका रिसेसिव, यहां पर टोटल 100% आपके पास मॉर्फोलॉजी रिसेसिव कैरेक्टर की है। मीन भाई यहां पर टोटली ड्वार्फ ही प्लांट नजर आएगा। याद कर लीजिएगा इन सब चीजों को, क्योंकि पेपर में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यह भी समझ नहीं आता कि अलील क्या चीज होती है और अलीलोमॉर्फ क्या होता है, आपको कभी भी डेफिनेशन समझ ही नहीं आएगी। याद करके चल पड़िएगा मेरी बात।
अलील जो है वो एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती है, लेकिन अलीलोमॉर्फ एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं है। पेयर ऑफ जो आपके पास जीन है वो किस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन लेकर आते हैं, किस तरह से आपके पास मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन लेकर आते हैं, वो अलीलोमॉर्फ होते हैं। तो अलीलोमॉर्फ कॉम्बिनेशन की वजह से आएगा, जबकि अलील जो है वो कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं आता है। जो आपके पास एक्चुअली में पर्टिकुलर एक जीन होगा या एक फैक्टर होगा, वो जो एक्सप्रेस करेगा उसी हिसाब से अलील कहा जाएगा। याद करके चलना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आज के लिए हम इस पर्टिकुलर जितनी भी डिस्कशन है इसको आज यहीं तक विराम देते हैं। इस टॉपिक को मैं अगले पर्टिकुलर जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताने की फिर से ट्राई करूंगा, क्योंकि कुछ डिले हो गया बीच में या टेक्निकल इशू आ गया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नेक्स्ट टाइम वो जो 10 और 12 मिनट 15 मिनट हमारे मिस हो गए हैं, मैं शायद आज ही इस चीज को कवर कर देता, लेकिन मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो लॉज होंगे उसको हम पूरी तरह से एग्जाम्पल्स के साथ में आपको वैलिडेट कर बताएंगे कि उसको किस तरह से समझना है और क्वेश्चन कहां से आता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया हो, क्या समझ नहीं आया, आप वापिस से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में फिर से जानकारी के लिए आपके साथ अवेलेबल हो जाऊंगा। कमेंट्स का मैं पक्का आंसर करता हूं। और हां, किसी को नहीं समझ आया तो जरूर बता सकता है, और यह भी जरूर बता दीजिए कि समझ आया या नहीं आया। कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बता दें कि आपको चीजें क्लियर हुई जो मैंने आज पढ़ाई या नहीं पढ़ाई। 2 मिनट का समय है। मेरी बात याद रखिएगा, एक और टॉपिक देखने में ये बहुत छोटा है, आता 4 नंबर का है, पर तो मिस नहीं करना है। लगता बहुत सिंपल है, याद रखना बहुत मुश्किल है। आपको कहां पर घुमाया जाएगा वो है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस आपको पक्का याद होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा अलील और अलीलोमॉर्फ में डिफरेंस है। क्लियर? कोई चीज किसी को समझ ना आई हो तो मुझे बता दें। हमारे पास 1 मिनट और है शेष।